हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित जो संपत्ति का अधिकार है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) दिया गया था, उसको आज हम समझेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि सभी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता रहा है। तो शुरू करते हैं। तो इसके शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा, दरअसल जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय जो देश की जो अधिकतर जो संपत्ति थी वो प्राइवेट हाथों में थी। हम देख सकते हैं प्राइवेट हाथों में कैसे थी। अधिकतर जो संपत्ति भूमि थी वो जागीरदारों के पास थी, जमींदारों के पास थी, राजाओं के पास थी। और अधिकतर जो देश के संसाधन हैं जैसे खनिज हैं वो भी अधिकतर प्राइवेट हाथों में ही थे। अधिकतर बैंकों में संपत्ति या बैंकों में जो शेयर थे वो भी प्राइवेट लोगों के लगे हुए थे। और जो निगम, जो कॉरपोरेशन थे, अर्थात जो कंपनियों के कॉरपोरेशन निगम थे, उनमें भी जो संपत्ति लगी हुई थी वो भी प्राइवेट लोगों की थी। लेकिन चूंकि देश की आज़ादी के बाद देश को विकास करना था और जो संसाधन हैं वो जनता के हित में लगाने थे, ऐसे में सरकार को विकास की आवश्यकता थी और उस संपत्ति प्राइवेट हाथों में थी उसको सार्वजनिक अर्थात सरकार को अपने कब्जे में करना था, ताकि उसका प्रयोग जनता के हित में, देश के विकास में किया जा सके। लेकिन ये जो आर्टिकल 31 था संपत्ति का अधिकार, और 19(1)(f) में जो संपत्ति का अधिकार था वो चूंकि एक मूल अधिकार था, और ऐसे में जो लोग होते थे वो सीधे आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में पहुंच जाते थे। और यदि कार्यपालिका देश के विकास के लिए इस संपत्ति पर को लेना चाहती थी या इस संपत्ति को उचित मुआवजा देकर लेना चाहती थी, तो लोग सीधे उच्चतम न्यायालय पहुंच जाते थे और स्टे ले आते थे। तो ये बहुत ही बड़ा, कह सकते हैं बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई थी सरकार के सामने। अब इस जो आर्टिकल 31 में है, आर्टिकल 31 में देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो विदेशी है चाहे वो नागरिक है, को अपनी स्वयं की संपत्ति पर अधिकार के खिलाफ सख्ती प्रदान करता था। अर्थात यदि कार्यपालिका आपकी संपत्ति को ग्रहण कर रही है, अधिग्रहण कर रही है, तो उसके खिलाफ ये सख्ती प्रदान करता था। और आप सीधे, चूंकि ये मूल अधिकार था, तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय पहुंच जाते थे आर्टिकल 32 के तहत। और उच्चतम न्यायालय भी ऐसी याचिका को ग्रहण करता था। क्यों? क्योंकि ये भी एक जो मूल अधिकार आर्टिकल 32 है, अर्थात उच्चतम न्यायालय में जो जाने का जो अधिकार है वो भी मूल अधिकार है, तो उच्चतम न्यायालय को इसमें फैसला देना पड़ता था। अब यहां पर देखते हैं 19(1)(f) में, जो 19(1)(f) में दिया गया है, प्रत्येक नागरिक को अपनी संपत्ति रखने और उसे बेचने की गारंटी देता था। क्योंकि 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार केवल नागरिकों को मिला हुआ है। और ये जो आर्टिकल 31 था, ये प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई नागरिक हो चाहे विदेशी हो, सभी को ये अधिकार मिला हुआ था। तो उस समय पर जनता दल की सरकार थी 1978 में, और मोरारजी देसाई उस समय पर प्रधानमंत्री थे। तो उस समय पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार, जो कि मूल अधिकार था, अब इसे भाग 12 में हटाकर भाग 12 में और आर्टिकल 300A में रख दिया गया। अब ये केवल और केवल कानूनी अधिकार बना दिया, अर्थात अब ये मूल अधिकार नहीं रहा। इसका अर्थ है कि आप अब इसके उल्लंघन होने पर आप हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि अब ये मूल अधिकार नहीं रहा। अब ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी अधिकार हो गया। और दूसरे नंबर पर इसमें यह भी व्यवस्था थी, यदि कार्यपालिका, अर्थात अब कार्यपालिका आपकी संपत्ति को नहीं ले सकती, लेकिन संसद कानून बनाकर संपत्ति को ले सकती है। और जो मुआवजे की जो गारंटी पहले दी गई थी कि उचित मुआवजा दिया जाएगा, अब इसमें मुआवजे की भी गारंटी नहीं दी गई है। अब ये केवल और केवल कानूनी अधिकार है। लेकिन इसमें दो गारंटी इसमें दी गई हैं। यदि संसद अल्पसंख्यक की संपत्ति, शैक्षिक संपत्ति यदि ग्रहण करती है तो उचित मुआवजा दिया जाएगा। और ऐसी भूमि जिस पर किसान फसल उगा रहा है, यदि संसद कानून बनाकर उसे ग्रहण करती है तो उसे भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। अब केवल और केवल इसमें दो बातें हैं।
अब चलते हैं आर्टिकल, अब देखेंगे आर्टिकल 31A, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो आर्टिकल 31A में, दरअसल आर्टिकल 31A भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है और इसे पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। अब ये क्या था, अभी मैंने बात बताई थी, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो अधिकतर संपत्ति, अधिकतर संपदा का अर्थात मतलब है जागीर के रूप में जो भूमि थी महाराजाओं के पास, जमींदारों के पास, और अधिकतर जो खान, जो माइंस थी, वो भी प्राइवेट के हाथों में थी। अधिकतर जो शेयर थे, जैसे बैंकों में शेयर, रेलवे में शेयर, सभी में शेयर प्राइवेटों के अधिकतर थे, और अधिकतर जो निगम, जो कॉरपोरेशन थे, उनमें भी अधिकतर संपत्ति प्राइवेट के हाथों में थी। ऐसे में सरकार को देश का विकास करना था, और चूंकि जो काफी जो जनता संख्या में संसाधनहीन थी, उनको संसाधन बांटने थे, भूमि सुधार करने थे, अर्थात एक तय सीमा से ज्यादा आप भूमि नहीं रख सकते, और जमींदारी उन्मूलन भी करना था, देश का विकास भी करना था। ऐसे में सरकार ने 1951 में पहला संविधान संशोधन आर्टिकल 31A जोड़ा, और उस 31A में कहा गया, यदि संपदाओं के अधिग्रहण के लिए संसद कोई ऐसा कानून बनाती है, या भूमि सुधार के लिए या जमींदारी उन्मूलन के लिए कोई कानून बनाती है, तो वह कानून मूल अधिकारों आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के उल्लंघन पर शून्य नहीं माना जाएगा। अर्थात अब उच्चतम न्यायालय इसकी समीक्षा, ऐसे कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 31 से पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। अब चलते हैं आर्टिकल 31B की तरफ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आर्टिकल 31B में और धारा जो है बढ़ा दिया गया, और इसमें पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और उस 9वीं अनुसूची में कहा गया कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है और उसे 9वीं अनुसूची में डाल देती है, तो न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते कि वो मूल अधिकारों से टकराते हैं या नहीं टकराते। अब इसको लेकर भी काफी बवाल हुआ। 1973 में केशवानंद केस आया, और केशवानंद केस में कहा गया कि यदि 9वीं अनुसूची में कोई कानून डाला जाता है, तो मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर, अर्थात जो संविधान की बुनियादी संरचना है उसके उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब 1980 में केस आया, जो केस था वो था वामन राव केस, और वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 24/4/1973 के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा होगी। और यही बात सन 2007 में AIR कोएल्हो केस में दोहराई। यही बात कोएल्हो केस में दोहराई कि यदि 9वीं अनुसूची में 24/4/1973 के बाद कानून डाला जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम, तो ये था आर्टिकल 31B। अब हम देखते हैं आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? दरअसल नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, सबसे पहले आर्टिकल 39B को समझते हैं, जो नीति निदेशक तत्व का 39B है। इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो जो संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग जनता के हित में करेगा। और 39C में कहा गया है कि जो राज्य के, राष्ट्र के संसाधन हैं उनको किसी एक हाथ में नहीं दिया जाएगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि सारे संसाधनों को किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में दे दो, जैसा कांग्रेस अब शोर मचाती है कि सारे जो संसाधन दे रही है भारतीय जनता पार्टी वो अडानी और अंबानी को दे रही है। तो इसमें यह किसी एक व्यक्ति के हाथों में संसाधन नहीं सौंपने दिया जाएगा। 39C में ये वाली बात है। ठीक है, अब 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये बात लागू की गई कि यदि संसद कोई कानून 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाती है तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर उसे शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अर्थात न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। अब केशवानंद केस 1973 में कहा गया कि भैया न्यायिक समीक्षा उच्चतम न्यायालय
का की बुनियादी संरचना है, मूल ढांचे का अंग है, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। अब सरकार ने 42वें अर्थात संसद ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कहा कि अब नीति यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाती है जो नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया गया है, तो वो मूल अधिकारों के टकराव के आधार पर उसे न्यायालय द्वारा शून्य नहीं घोषित किया जाएगा, अर्थात उसे अब न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। लेकिन मिनर्वा मिल्स मामले में, देखिए यहां देखेंगे मिनर्वा मिल्स मामले में जो कि 1980 में आया था और उसमें 42वें संशोधन 1976 को जो है शून्य कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का अंग है और न्यायिक समीक्षा होती है। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति यह है कि 39B और 39C को यदि लागू करने के लिए कोई कानून संसद बनाती है तो वे शून्य नहीं होंगे, और यदि नीति निदेशक तत्व के को दूसरे अर्थात 39B और 39C को छोड़कर यदि संसद कोई कानून उन्हें लागू करने के लिए बनाती है और मूल अधिकारों से उनका टकराव होता है तो वो न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। तो ये था आपका आर्टिकल 31C। तो हमने इस वीडियो में आर्टिकल 31, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C अच्छी तरह से समझाया है। यदि ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के पास पहुंचती है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को अवश्य देखें। इसमें सभी आवश्यक तथ्यों का समावेश किया गया है और ऐसे विद्यार्थी जो कि PCS IAS के मेंस दे चुके हैं वो भी इसे देखें और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, सभी का रिप्लाई दिया जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।